नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, सबसे चर्चित खबर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और बाहर आकर सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, परिवार के साथ पूजा की। उसके बाद तुरंत पूरी ताकत के साथ चुनावी राजनीति में सक्रिय हो गए। दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाम को पार्टी वर्कर से मिल रहे हैं। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए छोड़ा है, उस पर तरह तरह की खासतौर पर सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। इस तरफ से उस तरफ से कई प्रतिक्रियाएं, बेल मांगी नहीं थी फिर बेल दे दी और बहुत सारी बातें। मैं आज आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, ये इंटरिम ऑर्डर है, कोई फैसला नहीं है। फैसला तो केजरीवाल की उस याचिका पर होना है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है। चूंकि उसमें लंबा वक्त लग रहा था सुनवाई में, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जांच भी जारी है और इस पर बहस भी जारी है, लेकिन मैटर अंडर कंसिडरेशन है हमारे, इसलिए चुनाव हो रहे हैं तो इंटरिम बेल पर उन्हें छोड़ा गया है, 50,000 की बेल पर, मुचलके पर। और इस आदेश से एक अरविंद केजरीवाल के 2 अरविंद केजरीवाल हो गए। ये मैं बहुत खास बात अंडरलाइन करना चाहता हूं इस आदेश को लेकर। एक अरविंद केजरीवाल है दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री, और एक अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के नायक। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने दोनों को अलग अलग कर दिया। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर आने के बावजूद भी, जमानत पर होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। उन पर इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे आदेश जारी किए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, एक अखबार की आज हेडिंग थी। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, अपने कक्ष में नहीं जा सकते, कार्यालय में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 1 जून जब तक बाहर हैं वो जेल से, ये पाबंदियां लागू रहेंगी। ये उनकी संवैधानिक पर्सनैलिटी है। शपथ ग्रहण की उन्होंने संविधान से, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ एक छूट है उनको, सिर्फ उन फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं, विचाराधीन होने के लिए जा रहे हैं गवर्नर के पास। और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के साइन के बिना गवर्नर के पास नहीं जा सकते। चीफ मिनिस्टर के दस्तखत वहां पर जरूरी हैं। किसी भी प्रस्ताव या बात के गवर्नर के पास भेजे जाने के लिए सिर्फ वहीं दस्तखत कर सकते हैं। इसके अलावा वो न कोई आदेश जारी कर सकते, न कोई फैसला ले सकते, न किसी फाइल को देख सकते, न अपनी कुर्सी पर बैठ सकते, न अपने कार्यालय जा सकते, न सचिवालय जा सकते। यह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी के नायक केजरीवाल की देखिए, वो हर चुनाव सभा में भाषण दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं और रोड शो कर सकते हैं, और चुनावी रणनीति का कोई भी योजना बनाने में, कार्यकर्ताओं की बैठक करने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने, सब में स्वतंत्र है। तो हो गए ना 2 अरविंद केजरीवाल। एक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नायक कुछ भी कर सकता है पॉलिटिकली। अब ये जरूरत इसलिए आ पड़ी कि चुनाव 1 जून को संपन्न हो जाता, और तब तक बहस पूरी नहीं होती उनकी गिरफ्तारी की लीगलिटी इलीगलिटी के ऊपर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल बाद आने वाले लोकतंत्र के इस पर्व में उनको महरूम न रखते हुए उन्हें इंटरिम बेल बिना मांगे दिए। तो कहा है कि आप जा सकते हैं चाहें तो, और चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये, ईडी के वकील ने जो भारत सरकार के एक पद पर हैं, उन्होंने ये कहा
कि चुनाव में प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं। उसमें ये एक बड़ी गंभीर बात कही है ईडी के वकील ने कि चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसमें उसने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी की लीगलिटी को किए गए चैलेंज को अभी सुन रहे हैं, इसलिए ये सुनवाई पूरी नहीं हो रही कारण। लेकिन केजरीवाल इसलिए मुक्त नहीं किया सकते कि वो मुख्यमंत्री के पद पर है, इसलिए 2 जून को उनको वापस आना पड़ेगा तिहाड़ जेल में। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को क्षमा करें, वापस आएंगे तिहाड़ जेल में और जननायक केजरीवाल, पार्टी के नायक केजरीवाल, वो 1 जून तक प्रचार कर सकेंगे। इसमें एक खास बात यह भी है जो अंडरलाइन मैं समझता हूं कि क्या डेमोक्रेटिक राइट है हमारे और क्या डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, और क्या किसी प्रिवेंटिव कानून के तहत, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, कोई सरकारी एजेंसी किसी नेता को, व्यक्ति को, पद पर बैठे आदमी को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस वक्त एक फैसला आना है, एक इंटरिम आदेश आया है, लेकिन उसने लोकतंत्र की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए को स्पष्ट किया है। आज अरविंद केजरीवाल निकल पड़े, दिल्ली में उन्होंने 2 रोड शो किए, हनुमान मंदिर गए और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ढेर सारे आरोप लगा दिए, जितना जी भर के अंदर मन में जो भी था वो सब आज उन्होंने उंडेल दिया बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर। हालांकि बीजेपी ने उनको जेल रिटर्न क्लब का मेंबर बताया है और लालू यादव तुलना की। हालांकि मैं इसमें ये कहना चाहूँ, लालू यादव सज़ा मिलने के बाद जेल रहे थे, ये बिना किसी सज़ा के अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल रहे, दोनों में फ़र्क है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकली बीजेपी ने उनको जेल रिटर्न बताया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं सबसे पहले। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए, एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही मुखर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में घूमूंगा और प्रचार करूंगा, चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जनता के बीच जाऊंगा। देखते हैं दिल्ली से बाहर निकलकर कितना प्रचार कर पाते हैं। लेकिन हाँ, उनके जेल से बाहर आने का और उनके जेल से बाहर आकर प्रचार करने का बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे राजनीति की दशा और दिशा में परिवर्तन आ सकता है। अब भाजपा कैसे प्रति आक्रामक होगी ये देखने की बात है, क्योंकि खासतौर पर दिल्ली की सीटों पर मतदान होना है और दिल्ली ही इनका गढ़ है। आज भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री पूरे समय इनके साथ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हनुमान मंदिर में भी, और पार्टी ने एकजुटता दिखाई। अब दिल्ली का चुनाव रोचक और रोमांचक हो गया, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी का गढ़ है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का गढ़ है। तो अब देखते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चुनाव होता है दिल्ली का, इस पर सबकी नज़र रहेगी पूरे देश की। अब मैं आपको तीसरे चरण के मतदान की कुछ बातें करना चाहता हूं जो हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान में 93 सीटों पर मतदान हुआ था।
उनमें से अधिकांश बीजेपी की जीती हुई सीटें थी, काफ़ी सारी, बहुत बहुमत, बहुत काफ़ी ज़्यादा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान प्रतिशत 65% तक हुआ, और 65% भी इसलिए हो गया कि बंगाल में और असम में जबरदस्त वोटिंग हुई। असम में 85.45% वोटिंग हुई, बंगाल में 77.53% वोटिंग हुई। ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि असम और बंगाल में एक जैसे मुद्दे हैं। असम में रोहिंग्या का मुद्दा है, बांग्लादेशियों के आने का मुद्दा है वर्सेस बीजेपी है, और बंगाल में जो बांग्लादेशी आए हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, वर्सेस बीजेपी है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो दोनों जगह जबरदस्त वोटिंग हुई है, यानी कि इस तरफ वालों ने भी उस तरफ वालों ने भी, मैं समझता हूं दोनों तरफ से जबरदस्त जोश दिखाया गया, वोटिंग की गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और अधिक वोटिंग का फायदा असम में तो सीधे सीधे बीजेपी को दिख रहा है, बंगाल में भी अधिक वोटिंग का फायदा बीजेपी हो सकता है, क्योंकि लोग घर में रुके नहीं, निकल के वोट दिए लोगों ने। 5 साल में यही मौका होता है जब वो अपनी अंदर की भावना को उजागर कर सकते हैं, जिसको 5 साल बोल नहीं पाते बात को, उसको वोट के जरिए उजागर करते हैं। इसलिए ये जो वोटिंग है, देखिए दूसरे जो राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार भी है, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी पोलिंग परसेंटेज देखिए। यूपी में 57.55%, बिहार में 59.14%, गुजरात में 60%, महाराष्ट्र में 66.55%, यानी कि 56 से 66 के बीच है उत्तर प्रदेश से बिहार की, गुजरात की और महाराष्ट्र की पोलिंग। 66% क्रॉस नहीं करी किसी स्टेट में। गुजरात भी 60% है, जो गढ़ है बीजेपी का, जहाँ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आते हैं। लेकिन असम और बंगाल में 85%, 77.5% इतनी ज़बरदस्त पोलिंग हुई है। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों जगह कोई ना कोई थॉट प्रोवोकिंग इशू रहा होगा, असम में और बंगाल में। बंगाल में, असम में कॉमनली नोन इशू तो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी है, और बंगाल में है तुष्टीकरण। तो अब आगे देखते हैं, नतीजा आएगा 4 जून को, तब पता लगेगा। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त वोटिंग निश्चित रूप से किसी भावना के उद्वेग का संकेत कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। और उत्तर प्रदेश में 57%, गुजरात में 60%, बिहार में 59%, ये पोलिंग है। तो इसका लग रहा है कि हिंदी बेल्ट ने वो जोश नहीं दिखाया है वोटिंग के प्रति। और जो अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार का जो नारा है, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, इस पर हिंदी बेल्ट में वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, ये भी एक सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सोच रहे हैं कि क्यों नहीं वोटर घर से निकल कर आ रहा है। और जैसा प्रोवोकेशन है, जैसी फॉलोइंग है, जैसी सभाएं हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, 70-75% वोटिंग होनी चाहिए थी। तो क्या मतदाता को घर से निकालने की जो भाजपा की मशीनरी है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही, या कांग्रेस का वोटर सोया पड़ा है, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप आएगा, वोट दे देगा, और वो अपने आप आ नहीं रहा, वोट दे नहीं रहा। 4 जून को पता लगेगा। चलिए, चौथे चरण का चुनाव सामने है। आज मतदान से पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो गया शाम को 5 बजे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रदेश है जहां पर भाजपा उतनी कंफर्टेबल नहीं है, और साउथ के हिस्से हैं वो रीजनल पार्टीज जहां डोमिनेट करती हैं। वहां से तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस भी होपफुल है काफ़ी कुछ मिलने के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 सीट पर, महाराष्ट्र की 11 सीट पर, मध्य प्रदेश की 8 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीट पर, वगैरह वगैरह, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीट, इस तरह के छोटे छोटे एक एक स्टेट में टुकड़ों में चुनाव है। इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ अगर बीजेपी को आशातीत सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से जो भी कहीं भरपाई की जरूरत पड़ेगी वो भरपाई यहाँ से होगी बीजेपी को।
प्रधानमंत्री ने रोड शो करके, अमित शाह ने मीटिंग करके इस इलाके में आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की हैं। देखना है कि दक्षिण भारत का ये इलाका क्या उत्तर भारत की ताल में ताल मिलाता है, क्या बीजेपी के साथ जो पहले से समर्थन उत्तर भारत में रहा है पिछले चुनाव में, क्या वैसा कोई प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। इस पर सबकी नज़र रहेगी। और इस तरह 13 मई को जो चुनाव होंगे उसमें कुल 379 सीट्स पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव अब तक हो चुके हैं और 283 पे चुनाव हो चुके हैं और कुल 379 पर चुनाव 13 मई तक संपन्न हो जाएंगे। इनमें राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु में पूरे चुनाव हो चुके हैं। मिजोरम, कई सारे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड में पूरे चुनाव हो चुके हैं। तो अब ये देखना है कि 400 पार का नारा किस दिशा में लेकर जा रहा है चुनाव को। और जो चुनौती दी है एक दो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और एक एन राम ने मुकाबला करने की, बहस करने की, राहुल गांधी ने उसे स्वीकार कर लिया और घोषणा कर, चिट्ठी लिखकर कह दिया कि मैं तैयार हूँ, आप सामने वालों से पूछ लीजिए। ये भी एक नई रोचक बात हो गई है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरे देश में इसलिए घूम रहे हैं कि देश के हर हिस्से में राजस्थानी मौजूद हैं। न केवल राजस्थानी मौजूद है बल्कि राजस्थानी बड़ी प्रभावशाली भूमिका में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, भुवनेश्वर में, मुंबई में, सूरत में, पुणे में, औरंगाबाद में, इन सब जगह पर, कर्नाटक में, बेंगलोर में राजस्थानियों की वहाँ की अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त पकड़ है और राजस्थानी वहाँ की सोसाइटी को कई जगह डोमिनेट भी करते हैं और वोट के लिहाज से भी उनके प्रभावशाली, संख्यात्मक रूप से ज़्यादा वोट है काफ़ी। तो भजनलाल शर्मा आज महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई पहुँच गए हैं। प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर रहे हैं पूरे देश में। उनको एक काम सौंपा है बीजेपी ने कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जाए और हर स्टेट में जो राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी, उनको इकट्ठा करे, उनसे अपनी बात करे, राजस्थान की उपलब्धियां बताए, राजस्थान की भावना से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट होता है प्रवासी राजस्थानियों को, इसे मैं जानता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए आपको राजस्थानी मिलेंगे, दुबई जाएँ तो, न्यूयॉर्क जाएँ तो। और राजस्थानियों में अपनी माटी से मोह, अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षण जितना ज़्यादा है उतना किसी और में नहीं है, गुजराती और राजस्थानी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का जाना निश्चित तौर पर बीजेपी को के लिए मददगार साबित होगा। कल मुंबई में सुबह 10:30 बजे एक होटल में वो जैन समाज के प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। मुंबई की जो हीरा मंडी है वो डोमिनेटेड बाई जैन समाज है और अधिकांश जयपुर के ही हैं वो जोहरी। तो मुंबई का जैन समाज कल एक होटल में इकट्ठा होगा भजनलाल शर्मा का स्वागत करने, सम्मान करने, उनको सुनने के लिए। उसके बाद भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो राजस्थानी मीडिया से मिलेंगे और शाम को 2 कार्यक्रम और उनके रखे गए हैं जहां वो अलग अलग हिस्सों में, दहीसर में और एक और जगह जाकर के मिलेंगे प्रवासी राजस्थानियों से। गोरेगांव और बहुत सारी ऐसी जगह जहां भरे पड़े हैं राजस्थानी, बस्तियों की बस्तियां राजस्थानी, और कई कॉलोनी तो ऐसी लगती है जैसे राजस्थान ही है। इसलिए मुख्यमंत्री का वहाँ जाना और राजस्थानियों के बीच प्रचार करना, हालांकि राजस्थानी मोर और लेस, क्योंकि वैश्य वर्ग से आते हैं अधिकांश, वो प्रो बीजेपी हैं, लेकिन उनको संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना, जागरूक करना और राजस्थान में कोई काम पड़ने पर उस काम को करने का भरोसा दिलाना, ये भी दायित्व राजस्थान के मुख्यमंत्री का होता है। इसलिए एक कनेक्ट पैदा कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं राजस्थानियों को राजस्थान के साथ, जिसका आने वाले 5 साल में भी राजस्थान के विकास में फ़ायदा मिल सकता है राजस्थान की सरकार को। तो ये सब बातें मैंने आज आपसे कही पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि मई के महीने में हम इसको साप्ताहिक रखेंगे कार्यक्रम को, शनिवार के शनिवार, लेकिन 1 जून से फिर हाजिर होंगे और रोज़ समीक्षा करेंगे, क्योंकि राजनीति तब तक मतदान कंप्लीट हो चुका होगा और समीक्षाओं का दौर और राजनीति में क्या घटा, क्या घटने से रह गया, कौन कहाँ चूक गया, इन सब पर चर्चा की जा सकेगी। इसलिए 1 जून के बाद तो हम लगातार रोज़ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले शनिवार के शनिवार मैं हाजिर रहूँगा आपके सामने
नमस्कार।